क्लास 10th में चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट इमर्ज? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, देयर इमर्ज द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल who thought of united the compatible sections of people in Europe by abolishing the privileges enjoyed by the aristocracy. This led to the nationalism and emergence of the idea of the nation state. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सोसाइटी में एक मिडिल क्लास वर्ग का मतलब उदय हुआ जो कि मतलब पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि हम अपने जैसे लोगों के साथ यूनाइट हों और जो एरिस्टोक्रेसी यानी जैसे पोप है, राजा लोग हैं, इन लोग जो स्पेशल प्रिविलेजेस स्पेशल अधिकार मिलता था, इन लोगों को छूट मिलती थी टैक्सेस वगैरह में, इसको ख़त्म किया जाए। तो ये लोग मिडिल क्लास पीपल इकट्ठा होकर के इन लोगों ने विद्रोह किया। उसी से नेशनलिज्म का आइडिया धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगा। सेकेंड क्वेश्चन है, What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? वहाँ पर यूरोप में नेपोलियन नाम का एक राजा हुआ था, उसने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए अपनी उन टेरिटरीज़ में जहाँ उसका शासन चलता था। नेपोलियंस डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस में जो डेमोक्रेसी चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया था। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता है। एंड इंट्रोड्यूस द सिविल कोड। उसने एक सिविल कोड चालू किया पूरे फ्रांस में 1804 में, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड, तो इट वाज द सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन इन 1804। द मेन फीचर्स ऑफ दिस कोड वेयर, इस नेपोलियनिक कोड की खास बातें क्या क्या थी? इट रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ एंड एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू द प्रॉपर्टी। जो जन्म के आधार पर लोगों को जो अधिकार प्राप्त हो जाते थे, सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी, उसको उसने ख़त्म कर दिया। उसने कहा हर लोग कानून के आगे बराबर हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो लॉ था, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, उसने उसको सिक्योर किया। इट अबॉलिश द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज़। उसने फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया और किसानों को फ्री कर दिया किसी भी प्रकार के ड्यूज़ से, मतलब जो बंधुआ मजदूर होते थे उसने उनको छुटकारा दिलवाया। इट रिमूव्ड गिल्ड सिस्टम इन द टाउन एरियाज़ एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। उसने गिल्ड सिस्टम को हटाया और उसने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी सड़कें वड़कें बनवाई, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी पोस्टल लेटर वगैरह को उसने इम्प्रूव किया। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने से लोगों का रोज़गार में लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द करेंसी। मतलब उसने पूरे देश में एक ही करेंसी चलाई जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा। तो इस तरीके से उसने जनता से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को नेपोलियनिक कोड के माध्यम से पूरे देश में लागू किया। तो सबसे मेन बात ये थी कि उसने जो प्रिविलेजेस लोग जन्म से मिल जाते थे, जैसे पोप के बेटे को, राजा के बेटे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इन सब चीज़ों को उसने ख़त्म किया था। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी। उसने पूरे देश में एक ही करेंसी चलाई विच फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जिससे जब एक ही करेंसी पूरे देश में चलने लगी तो आसानी से लोग सब जगह अपने माल को बेच सकते थे, पैसे कमा सकते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल आराम से आने जाने लगा। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। पहले बहुत सारे भागों में मतलब देश बटा रहता था, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न राज्य वगैरह को भी बहुत सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेपोलियनिक कोड, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द प्रपोजल्स ऑफ द वियना कांग्रेस that was what was the impact of Treaty of Vienna on the European people? वियना में एक समझौता हुआ था जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है, उसका यूरोप के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? द यूरोपियन पावर्स हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना। सारे यूरोप के देश मिल करके उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, और नेपोलियन को हराने के बाद वियना नाम के शहर में, वियना नाम के देश में उन लोगों ने मिल करके एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए
जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है, और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने 1815 में साइन किए। द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, इसकी डॉक्यूमेंट की मतलब क्या क्या इसकी मेन फीचर्स थे। द बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रेस्टोर्ड टू पावर, बॉर्बन डायनेस्टी का जो अंत हो गया था उसको वापस से अपना शासन मिल गया था। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स, और फ्रांस ने जितनी भी बॉर्बन डायनेस्टी में कब्जा किया था वो सब के सब फ्रांस के हाथों से चली गई, और फ्रांस का राजा नेपोलियन था। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे कई शहर बसा दिए गए। टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, जिससे फ्रांस भविष्य में अपना फिर से एक्सपैंड मत कर सके, मतलब दूसरे राज्यों पर हमला ना कर सके। प्रूशिया वेयर गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इज वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रूशिया नाम का एक देश था, उसको वेस्ट की तरफ कई और राज्यों के हिस्से मिले। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया नाम का जो देश था उसको नॉर्दर्न इटली के हिस्सों को दिया गया। द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, नेपोलियन ने जर्मनी में 39 स्टेट्स की स्थापना की थी, उसको कुछ नहीं किया गया, वो जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। एक ओटो वॉन बिस्मार्क था, उसने जर्मनी के निर्माण में अपना क्या योगदान दिया। अंडर बिस्मार्क कमांड प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, बिस्मार्क की लीडरशिप के अंतर्गत प्रूशिया नाम का जो देश था उसने नेशनल यूनिफिकेशन के लिए अपने कदम बढ़ाए। किसका नेशनल यूनिफिकेशन? जर्मनी का। बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क ही मेन लीडर था जिसने जर्मनी के यूनिफिकेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विच वॉज कैरीड विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड देयर ब्यूरोक्रेसी, और उसने ये प्रूशियन आर्मी की मदद से ये किया। ऑन 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 में प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिस्मार्क, प्रूशियन के जितने भी मंत्री थे और उनका जो चीफ मुख्यमंत्री था, यानी उनका जो मुख्यमंत्री था, मेन हेड मिनिस्टर जो था बिस्मार्क था, तो बिस्मार्क प्रूशियन जो सेना था उसका चीफ मिनिस्टर था। दे गैदर्ड, वो लोग इकट्ठा हुए इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द रॉयल पैलेस ऑफ वर्सलाई, वर्सलाई एक किला था, राजा का महल था, वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए। टू प्रिक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, और वहाँ घोषणा हुई जर्मनी के नए राजा के नाम की। हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया, जिसको कि कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज्ड इन बाल्कन, ज़्यादातर जो विद्रोह हुए वो बाल्कन क्षेत्र में ही क्यों हुए। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म डेवलप्ड इन बाल्कन, रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया सबसे पहले बाल्कन में ही विकसित हुआ, वहीं पे डेवलप हुआ। द रिबेलियन नेशनलिस्ट इन द बाल्कन, बाल्कन में जो नेशनलिस्ट थे, जो विद्रोही नेशनलिस्ट थे, थॉट दैट देयर स्ट्रगल वॉज द अटेम्प्ट टू विन बैक द लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस, उन्होंने सोचा यही जो हमारा संघर्ष है, अगर इसी को हम जीतेंगे तो जो हमने अपनी आज़ादी खोई है उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, इस स्ट्रगल की ही बदौलत। मोर ओवर इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में द मेजर पोर्शन ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर, ज़्यादातर बाल्कन का जो हिस्सा था वो ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, और ओटोमन जर्मनी में था, तो ओटोमन में इस समय वैसे भी यूनिफिकेशन चल रहा था, तो वहाँ की जो वैचारिक विचारधारा थी उसने बाल्कन में अपना बहुत अधिक प्रभाव डाला था। तो इस तरीके से नेशनल टेंशन्स इमर्ज होती थी बाल्कन्स में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन, इटली के यूनिफिकेशन के पहले इटली की पॉलिटिकल स्थितियाँ क्या थी, मतलब इटली कैसा था। बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इट हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, इटली जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, मतलब इटली में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक्स, इटालियंस जो थे वो छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे वंशों में बटे हुए थे। मल्टी नेशनल हैज़बर्ग एम्पायर, उसके अलावा वहाँ पर हैज़बर्ग एम्पायर चलता था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य में
इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली जो था वो 7 प्रांतों में, 7 देशों में बटा हुआ था। वन वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसमें से एक देश पर इटालियन के राजकुमार का शासन चलता था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। इटली का जो नॉर्थ का हिस्सा था वहाँ पे ऑस्ट्रियन राज्य करते थे। द सेंटर वॉज रूल्ड बाई पोप। इटली का जो मिडल का हिस्सा था वहाँ पर पोप का शासन चलता था। पोप मतलब क्रिश्चियंस के जो हेड होते थे। एंड द साउदर्न रीजन, साउथ का जो हिस्सा था, अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। साउथ की तरफ बॉर्बन राजाओं का शासन चलता था जो कि स्पेन के राजा थे। द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एनी स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्म, इट हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। पूरे इटली में कोई एक भाषा कॉमन नहीं थी कि पूरे सब जगह वो बोली जाए। उसकी वहाँ पे जहाँ पे जैसा देश था वहाँ वैसी भाषा बोली जाती थी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली कैसे यूनिफिकेशन इटली का हुआ, तो उसमें कई स्टेजेस थी। पहला वही पॉइंट है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इटली, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो वही उसका पहले इटली का यूनिफिकेशन के पहले क्या हालात थे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, 7 स्टेट्स में बटा था। उसके बाद सबसे फर्स्ट एफर्ट जो हुआ है वो गियासुपी मैजनी का हुआ था। गियासुपी मैजनी ट्राइड टू यूनाइट इटली ड्यूरिंग 1830। तो 1830 में उसने सबसे पहले प्रयास किया और इटली को एक करने की कोशिश की। ही फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी। उसने एक छुपी हुई सोसाइटी बनाई जिसको यंग इटली के नाम से जाना जाता था। बट बोथ द अपराइजिंग इन 1831 एंड 1848 फेल्ड। उसने 2 बार कोशिश की थी, 1831 में फिर 1848 में। दोनों बारी वो फेल हो गया, यानी उसका प्रयास सफल नहीं था। रोल ऑफ केवार। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज द रिजल्ट ऑफ मैनी वॉर्स। केवार मेड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। इटली का यूनिफिकेशन कई युद्धों की वजह से जाकर संभव हुआ था। केवार ने बहुत सारी कूटनीति चलते हुए बहुत सारे युद्ध लड़े और डिप्लोमेटिक लोगों के साथ संबंध बनाए, राजाओं के साथ संबंध बनाए, फ्रांस के साथ, सर्डिनिया के साथ। इस तरीके से उसने ऑस्ट्रेलियन फोर्स को हराया था 1859 में। फिर रोल ऑफ गैरीबाल्डी। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरीबाल्डी ज्वाइंट द यूनिफिकेशन मूवमेंट इन 1860। 1860 में गैरीबाल्डी के लीडरशिप के अंदर में बहुत सारे लोग सेना के साथ, पुलिस मतलब पिस्तौल वगैरह लेकर निकल पड़े थे साउथ इटली की तरफ, और उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए प्रयास किया एंड सक्सीडेड टू ड्राइव आउट द स्पेनिश विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। और उधर साउथ इटली में जो स्पेनिश रहते थे, बॉर्बन राजा रहते थे, उनको वो लोकल पीपल की मदद से भगा पाए थे। तो इस तरह से गैरीबाल्डी ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया।